वेल गाइस, आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपके तो होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों, ऐसी कहानी बहुत ही कम सुनने को मिलती है। इस फिल्म में हमें 3 डरावनी कहानियां दिखाई गई है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और हॉरर थ्रिलर से भरा है। और ये तीनों की तीनों कहानियां एक दूसरे से बहुत ही अलग है। इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। इन कहानियों में हमें ये दिखाया गया है कि रात के 3 बजे एक ऐसा समय होता है जिसमें सभी आत्माएं और सारी शैतानी शक्तियां अपनी पूरी ताकत में होती है। और उस समय होने वाली घटनाएं कोई मामूली घटना नहीं होती। तो चलते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें एक विग शॉप को दिखाया जाता है जिसमें 2 बहनें रहती थी, मिंट और मई। मई एक काम करने वाली लड़की है जो अपने मॉम डैड की बनाई इस शॉप में उनका पूरा हाथ बटाती है। वहीं मिंट ऐसा नहीं करती, वो शॉप के किसी भी काम में हेल्प नहीं करती। मिंट और मई की आपस में भी नहीं बनती थी, इसीलिए ये आपस में ज्यादा बातचीत भी नहीं करती। एक दिन इन दोनों के मॉम डैड एक दिन के लिए बाहर घूमने गए थे, जिसकी वजह से उनके पीछे मई को अब पूरी दुकान संभालनी है। तभी एक लेडी उनके विग शॉप पर आती है और मई को बहुत ही सुंदर और अच्छी क्वालिटी के बाल बेचकर वहां से चली जाती है। मई उन बालों के बैग को अंदर ले जाकर रख देती है, पर अचानक उन बालों का बैग अपने आप हिलने लगता है, जिसे देखकर मई का डॉग बहुत तेज भौंकने लगता है। पर मई का उस पर ध्यान नहीं जाता। मई उन बालों को धो और सुखाकर उनकी विग बनाने लगती है। तभी एक डरावना हाथ उसके पीछे से उसकी ओर आने लगता है, लेकिन जब मई पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कुछ नहीं होता। उधर मई की बहन मिंट नीचे आकर मई को कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर जा रही है, इसीलिए वो दरवाजे को पूरी रात खुली रखे। ये कहकर वो घर से बाहर निकल जाती है। मई उन बालों के विग को कंप्लीट करके अपनी दुकान का शटर लॉक करके दुकान को बंद कर देती है, जिसके बाद वो बाथरूम में अपना मुंह धोने के लिए जाती है। पर तभी उसकी नाक में से खून निकलने लगता है, जिसे रोकने के लिए मई दवाई खाती है, पर वो खून उस दवाई से भी नहीं रुकता, जिसे देखकर मई काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो बार बार अपना मुंह धोने लगती है, जिससे उसका खून रुक जाता है। पर अब सिंक में से पानी बाहर नहीं जा रहा था, पानी उसके अंदर ही रुक गया था। मई सिंक होल में हाथ डालकर देखती है तो उसे उसके अंदर से बालों का एक गुच्छा मिलता है, जिसे वो निकाल देती है। बालों के गुच्छे को निकालते ही सिंक होल से सारा पानी पास होने लगता है। पानी पास होते ही मिंग को सिंक होल में से अजीब सी आवाज आने लगती है। वो जैसे ही उसके अंदर देखने की कोशिश करती है, तभी अचानक से उस होल में से एक हाथ बाहर निकलता है, जिसे देखकर मई इतना डर जाती है कि घबराहट की वजह से नीचे गिर पड़ती है। वो हाथ होल से बाहर निकलकर उसके चेहरे को पकड़ लेता है। तभी मई का ये बुरा सपना टूट जाता है। असल में मई एक बुरा सपना देख रही थी। विग बनाते बनाते उसकी आंख लग जाती है। जागने के बाद अब उसे अपने घर के दूसरे कोने से कुछ आवाज आने लगती है। वो वहां जाकर देखती है तो उसे उसकी बहन मिंट अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए दिखाई देती है। वो गुस्से में मिंट से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो गुस्से में मिंट से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने तो कहा था कि तुम बाहर पार्टी करने जा रही हो, लेकिन तुम तो बाहर जाने की जगह अपने दोस्तों को ही अपने घर पार्टी के लिए ले आई। मिंट उसकी एक बात नहीं सुनती और अपने दोस्तों के साथ अपने घर के टेरेस पर पार्टी करने चली जाती है। पार्टी करते हुए मिंट का एक दोस्त नीचे से बालों की एक विग उठा लाता है और उसे पहनकर मस्ती करने लगता है। ये वही विग होती है जिसे मई ने उन बालों से अभी अभी बनाया था। मई उस विग को देख लेती है। वो फौरन गुस्से में मिंट के दोस्त को वो विग वहीं रखकर आने को कहती है जहां से उसने उसे उठाया था। मई की बात सुनकर मिंट बहुत गुस्सा हो जाती है और उन दोनों बहनों में बहस होने लगती है। अब जैसे ही मिंट का वो दोस्त नीचे उस विग को रखने आता है, तब हम देखते हैं कि घड़ी में सुबह के 3 बज चुके हैं। तभी अचानक से उस विग में से एक हाथ निकलता है जो मिंट के दोस्त का गला और मुंह जकड़ लेता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर ऊपर मिंट, मई और सभी लोग फौरन नीचे आते हैं और देखते हैं कि मिंट के दोस्त का सर विग के साथ कटा हुआ रखा है। ये खौफनाक मंजर
देखकर मिंट, मई और बाकी सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से वहाँ का शटर खोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर जल्दीबाजी में उस शटर की चाबी शटर में ही फंस जाती है, जिसे देखकर मिंट की एक दोस्त अंदर कुछ ऐसा लेने जाती है जिससे वो शटर के लॉक को तोड़ सके। लेकिन तभी वो लड़की भी चिल्लाती है। बाहर सभी लोग मिंट की उस दोस्त की आवाज सुनकर भागकर उसकी ओर आते हैं और देखते हैं कि वो जमीन पर बैठी है और उन सभी से हेल्प मांग रही है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब हम देखते हैं कि उस लड़की के पेट में से एक डरावना हाथ निकलता है और तेजी से उसे पीछे दीवार पर ले जाकर पटक देता है। वो हाथ मिंट की दोस्त को तब तक दीवार पर पटकता रहता है जब तक वो मर नहीं जाती। इस चीज को देखकर मई, मिंट और उसका बचा हुआ एक दोस्त सभी टेरिस की ओर भागने लगते हैं। भागते हुए मई के पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। मिंट उसे उठाने के लिए रुकती है, पर इतने में ही मिंट का बचा हुआ आखिरी दोस्त उन दोनों से दूर होकर खो जाता है। तभी उसके सामने वो विग वाली आत्मा आती है जिसने उसके दोस्तों को मारा था। उसे देखकर मिंट का दोस्त काफी डर जाता है और पीछे पड़ी बहुत सारी कीलों पर गिर जाता है। वो कीले उसके शरीर के आर पार हो जाते हैं, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब सिर्फ मिंट और मई बची थी। वो दोनों भागकर उस रूम में चली जाती है जिसके अंदर एक थर्मल चैम्बर भी लगा होता है, जिससे मई विक्स के बालों को सुखाया या पिघलाया करती थी। मिंट मई से कहती है कि मुझे बाहर जाना होगा ताकि यहाँ से निकलने के लिए कुछ ढूंढ सकूं। जब तक तुम इसी रूम में रहना। जैसे ही मिंट उस रूम से बाहर निकलती है तभी वो बुरी आत्मा मई को उस थर्मल चेम्बर में बंद कर देती है और उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस चीज को मिंट भी देख लेती है। वो काफी कोशिश करती है कि वो चेम्बर के दरवाजे को तोड़ सके, पर वो दरवाजा बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसीलिए वो टूटता ही नहीं। अब टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे मिंट भी काफी दूर जाकर गिरती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और उन दोनों के मॉम डैड भी घर वापस आ जाते हैं। मिंट अपने मॉम डैड से बात करने की कोशिश करती है, पर वो दोनों उसे देख और सुन नहीं पा रहे थे। तभी मई पीछे से भागकर अपनी मॉम डैड के पास आ जाती है। उसकी मॉम डैड उससे मिंट के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो सामने खड़े मिंट को नहीं देख पा रहे थे। मिंट मई को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसे ब्लास्ट में मर जाना चाहिए था, पर उसके शरीर पर तो एक भी खरोच नहीं आया था। तभी मिंट का ध्यान अपने पेट में घुसे शीशे के एक टुकड़े पर पड़ता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि शायद वो अब मर चुकी है, इसीलिए उसके मॉम डैड उसे देख नहीं पा रहे। जिसके बाद हम मई के आंखों को देखते हैं, जो अब पूरी तरह से बदल चुकी है, यानी कि अब उस आत्मा ने मई के शरीर पर कब्जा कर लिया है। इसी के साथ हमारी पहली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत में हमें टोड नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो एक मुर्दा घर में काम करता था। एक दिन टोड की ड्यूटी एक घर में रखे हुए एक कपल मैक और चेरी की डेड बॉडी का ध्यान रखने में लगाया जाता है। मैक और चेरी की मौत उनकी शादी से एक हफ्ते पहले ही हो गई थी। अब टोड की ड्यूटी ये थी कि उसे एक हफ्ते उस घर में मैक और चेरी की डेड बॉडी का ध्यान रखना है, क्योंकि इनके यहाँ एक ही प्रथा थी जिसमें मरने के एक हफ्ते बाद तक मरे हुए पर्सन की डेड बॉडी को ध्यान से रखा जाता था और उनके तस्वीर के सामने रोज उनका पसंदीदा खाना रखना होता है, ताकि मरे हुए इंसान को सुकून मिले। रात को टोड इस कपल के कमरे में सो रहा होता है, तभी अचानक से मैक और चेरी का कांच से बना शोपीस अपने आप घूमने लगता है। इस शोपीस में चेरी की कांच की डॉल नहीं होती है। नींद में होने की वजह से टोड का इस चीज पर ध्यान नहीं पड़ता। अगले दिन खाना बनाते समय टोड को इस कपल की बॉडी जहाँ रखी है उस रूम से अजीब सी आवाज जाने लगती है। वो उस रूम में जाकर देखता है तो उसे चेरी की कॉफिन पर एक छिपकली बैठी हुई दिखाई देती है। टोड के देखते ही वो छिपकली चेरी के कॉफिन के अंदर चली जाती है और चेरी के कपड़े में घुस जाती है। उसे पकड़ने के लिए टोड चेरी के कॉफिन को खोल देता है, जिसमें उसे चेरी की बॉडी रखी हुई मिलती है। वो देखता है कि चेरी के सीने और गले पर कट के निशान और टाके लगे हुए हैं। वो चेरी की बॉडी को देख ही रहा था कि तभी माइक का कॉफिन अचानक से चेरी के कॉफिन से टकरा जाता है,
जिसे देखकर टोड डर की वजह से चेरी के कॉफिन को बंद करके दूसरे रूम में चला जाता है। उस रूम में उसे उस कपल का एक बैग मिलता है जिसमें टोड को एक कैमरा, सीडी और चेरी का मिसिंग कांच का शोपीस मिलता है। शोपीस उससे बेड के नीचे गिर जाता है। वो उसे निकालने की काफी कोशिश करता है पर वो नहीं निकलता, जिसके बाद टोड उस सीडी को प्ले करके देखता है पर वो चलता ही नहीं, जिसकी वजह से टोड उस कैमरे में चेरी के फोटोज देखने लगता है जो मैक ने ही खींचे थे। आगे जाकर उसे कैमरे में चेरी के कुछ अजीब से फोटोज भी मिलते हैं जिसमें उनके हाथ पैर और मुंह बंधे हुए थे। उन फोटोज को देखकर टोड समझ गया था कि शायद मैक एक बुरा आदमी था जो चेरी को पीट कर उसकी फोटोज भी खींचता था। टोड ये सब बात सोच ही रहा होता है पर तभी अचानक टोड के कमरे के दरवाजे को कोई बहुत तेज धक्का मारता है। टोड जब बाहर जाकर देखता है तो उसे अपने दरवाजे पर एक धागा बंधा हुआ नजर आता है। वो धागा टोड को मैक और चेरी के रूम तक ले जाता है जहां चेरी सामने खड़ी हुई टोड को अपने पास बुला रही थी, लेकिन अचानक पीछे से मैक आ जाता है और चेरी को पकड़ कर ले जाता है। मैक टोड को वार्निंग देता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस घर से चले जाओ। तभी टोड का सपना टूट जाता है। दरअसल वो एक सपना देख रहा था। सपना खुलते ही बैग से मिली वो सीडी अपने आप प्ले हो जाती है जिसमें मैक चेरी को बांधकर उसे कहीं जाने से रोक रहा था और उसे मार भी रहा था। ये देखकर टोड को काफी गुस्सा आता है कि ये कैसा आदमी है जो अपने प्यार को इस तरह से मार रहा है। अगले दिन जब टोड इन दोनों की बॉडीज को देखने जाता है तो टोड को चेरी का कॉफिन खुला हुआ मिलता है और उसकी बॉडी भी अपनी जगह से हिली हुई थी। उसको लगता है कि ये मैक ने किया है। वो मरने के बाद भूत बनकर अब चेरी को फिर से परेशान कर रहा है। इसीलिए टोड मैक के कॉफिन को मंदिर में ले जाता है और उसे पवित्र धागे से बांध देता है ताकि वो दोबारा चेरी को परेशान न करे। वो बाहर आकर चेरी के बॉडी को देखने लगता है। वो देखता है कि चेरी के बॉडी के टाके खुल चुके हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा सा हैरान भी होता है क्योंकि रात को उसने अपने सपने में इसी तरह का धागा देखा था जैसा चेरी के टाके पर लगा था। जिसके बाद टोड चेरी के बॉडी को अपने गोद में लेकर उसके टाके सिलने लगता है। वो चेरी के सुंदर बॉडी को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और उसकी तरफ आकर्षित होकर उसकी बॉडी को टच करने लगता है। जिसके बाद वो चेरी के बॉडी को पूरी तरह से पानी से साफ करता है और उसका ध्यान रखने लगता है। टोड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे चेरी के बॉडी से प्यार हो गया हो। वो उसकी बॉडी को हर जगह अपने साथ रख रहा था। वो चेरी के बॉडी को अपने बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसी बेड पर सो जाता है। पर तभी उसे इस घर के मंदिर जहाँ उसने मैक की बॉडी को रखा था वहाँ से बहुत तेज आवाज आती है। टोड फौरन जाकर देखता है तो उसे वहाँ से मैक की बॉडी गायब मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और भागकर अपने रूम में आ जाता है। रूम में आकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके रूम से चेरी की बॉडी गायब थी। उसे लग रहा था कि ये सब मैक कर रहा है। तभी उसके बेड के नीचे से एक हाथ निकलता है जो टोड को बेड के नीचे खींच लेता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर बेड से बाहर निकल जाता है पर वो हाथ बेड के नीचे पड़े कांच के उस शोपीस को तोड़कर उसके पैर में घुसा देता है। बेड से बाहर निकलते ही टोड को मैक की बॉडी सामने रखी हुई मिलती है और तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि असल में मैक चेरी को इसलिए मारता था और उसे बांध कर रखता था क्योंकि चेरी बार बार अपने आप को मारने की कोशिश करती थी। इसीलिए मैक उसकी जान बचाने के लिए उसे जबरदस्ती बांध कर रखता था। लेकिन एक दिन चेरी की बहुत रिक्वेस्ट करने पर मैक ने उसके हाथ पैर खोल दिए थे, जिसके बाद वो फिर से अपने आप को मारने के लिए जा रही थी और मैक ने उसे रोकने की फिर से कोशिश की। लेकिन इस बार चेरी ने उसी शीशे के शोपीस से मैक का गला काट दिया जो मैक ने उसे दिया था। मैक का गला कटने के बाद चेरी ने अपना गला काट कर खुद की भी जान ले ली। असल में मैक तो एक अच्छा इंसान था जो चेरी से बहुत प्यार करता था, पर चेरी ऐसा नहीं चाहती थी। वो एक अजीब तरह की लड़की थी और अब इस घर में जो भी अजीब सी चीजें हो रही थी वो सब मैक नहीं चेरी कर रही थी। ये विजन देखकर मैक बहुत ज्यादा डर जाता है और इस घर से भागने की कोशिश करता है। पर तभी हम देखते हैं कि घड़ी में सुबह के 3 बज चुके हैं। मैक यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर अचानक चेरी उसके सामने आकर उसका गला पकड़ लेती है, जिससे
टोड बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को चेरी के कॉफिन में बंद पाता है। वो उससे निकलने की कोशिश करता है, पर बाहर कॉफिन के ऊपर चेरी की मरी हुई बॉडी बैठी होती है, जो टोड को बाहर निकलने नहीं देती। इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तीसरी कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो ऑफिस में काम करते हुए डेटिंग ऐप पर किसी से बात कर रही थी। तभी अंदर से उसी ऑफिस में काम करने वाले दो वर्कर बम्प और गिंग अपना ओवर टाइम करके घर जाने लगते हैं। वो बाहर जाकर जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाते हैं, वैसे उनके सामने एक कटा हुआ सर आकर हवा में कूदने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उधर अंदर वो लेडी अभी भी डेटिंग ऐप पर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन बात करते हुए वहाँ की लाइट और लैपटॉप अचानक से सभी चीजें अपने आप चलने लगती है और अपने आप ऑन और ऑफ होने लगती है, जिसे देखकर वो इस ऑफिस से भाग जाती है। तभी हमें उस लड़की के टेबल से दो आदमी निकलते हुए दिखाई देते हैं। असल में ये दोनों आदमी इस ऑफिस के बॉस हैं, जिनका नाम करण और टी होता है, और आज ये अपने इन वर्कर के साथ प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्कर ओवर टाइम करके पैसे तो ज्यादा ले लेते हैं पर काम बिल्कुल भी नहीं नहीं करते। इसीलिए ये दोनों इन्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा करते हैं, ताकि ये लोग आगे से रात को ओवर टाइम ना करे। बम्प और गिंग को भी ये पता चल जाता है कि ये सब बस एक प्रैंक था। वो अपना ओवर टाइम करके अपने बॉस टी से घर जाने की परमिशन मांगकर घर जाने लगता है। तभी टी के पास वाले रूम से कुछ आवाज आती है, तो वो वहाँ जाकर देखता है। वहाँ उसे एक काली सी परछाई दिखाई देती है, पर जैसे ही वो लाइट जलाता है तो उस जगह कोई नहीं होता। जिसके बाद टी खाना लेने के लिए फ्रिज के पास जाता है, पर फ्रिज अपने आप ही हिलने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे फ्रिज के अंदर कोई हो। टी अपने पैर से फ्रिज के गेट को बंद करके रखता है। इतने में ही ऑफिस का दूसरा बॉस करण बाहर से खाना लेकर वहाँ आ जाता है। वो फ्रिज को खोल कर देखता है तो उसमें कुछ नहीं होता। वो टी पर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। तभी उस फ्रिज में से एक लड़की की डरावनी आत्मा बाहर निकलती है, जिसे देखकर टी बहुत ज्यादा डर जाता है और फौरन करण की ओर भागने लगता है। वो करण के पास जाकर देखता है तो उसका फेस एक मॉन्स्टर यानी कि किसी भूत के जैसा हो चुका था। इस चीज को देखकर टी इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इतने में वहाँ वो दो वर्कर बम्प और गिंग भी आ जाते हैं और ये तीनों हंसने लगते हैं। असल में ये सब भी एक प्रैंक था जो इन तीनों ने मिलकर टी के साथ किया था। वो लड़की का भूत भी कोई और नहीं बल्कि गिंग ही थी। काफी देर हो जाती है पर टी को होश नहीं आता। बम्प उसकी सांस चेक करता है तो पता चलता है कि वो सांस ही नहीं ले रहा, यानी इतनी तेज गिरने पर टी की मौत हो चुकी थी। ये देखकर वो सब घबरा जाते हैं। करण उन दोनों को अपने घर जाने को कहता है और कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस ये बात किसी से मत कहना। जैसे ही बम्प और गिंग बाहर जाने वाले होते हैं, वैसे ही टी जागकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है क्यों डर गए ना, कैसी लगी मेरी एक्टिंग। टी भी बस मरने की एक्टिंग कर रहा था, पर कुछ देर के लिए उसने सबके होश उड़ा दिए थे। करण किसी काम के लिए अपने ऑफिस में चला जाता है। काफी देर हो जाती है। सब लोग घर जाने के लिए करण का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों करण को ढूंढने उसके ऑफिस रूम में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि करण ने तो अपने आप को फांसी लगाकर मार दिया है। ये देखकर सब उसे उतारने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर पता चलता है कि ये भी बस एक मजाक था। करण के इस मजाक से अब सब लोग थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अब कुछ ज्यादा ही हो गया था। इसके बाद चारों अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं, पर घर जाने से पहले करण एक पेपर पर आउट ऑफ स्टॉक लिखता है, ताकि वो उस पेपर को ऑफिस के फ्रिज पर लगा सके, जिससे सबको पता रहे कि इसमें कुछ नहीं है। वो उस पेपर को फ्रिज पर लगाने के लिए बम्प को अंदर से टेप लाने को कहता है। ऑफिस में टेप ढूंढते वक्त बम्प को अपने दूसरे बॉस टी की लाश उनके टेबल पर पड़ी हुई मिलती है, क्योंकि जब टी जमीन पर तेजी से गिरा था तो उसके सर में एक नुकीली चीज घुस गई थी, जिससे उसकी उसी वक्त मौत हो गई थी। टी की लाश को देखकर बम बहुत तेज चिल्लाता है, जिससे करण और गिंग उसके पास आ जाते हैं। वो दोनों भी टी की लाश को देखते हैं, पर किसी को भी इस चीज पर यकीन नहीं होता। करण और गिंग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, टी तो बाहर सही सलामत खड़ा है। अगर ये लाश टी की है तो बाहर जो टी है वो कौन है।
सब लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे कि वो टी की आत्मा ही है। तभी टी की आत्मा उन तीनों के सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो तीनों डर जाते हैं और जल्दीबाजी में ऑफिस के फ्रंट डोर की ओर भागते हैं। पर इतने में लाइट भी चली जाती है, जिससे वो डोर बंद हो जाती है। करण के ऑफिस में एक चाबी होती है जिससे उस डोर को खोला जा सकता था, इसीलिए वो बम्प और गिंग को उसके ऑफिस रूम से चाबी लाने को कहता है। उन दोनों को करण के ऑफिस रूम में चाबी तो नहीं मिलती, लेकिन करण की मरी हुई बॉडी उसकी लाश जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। असल में करण भी तब मर गया था जब उसने अपने आप को फांसी लगाई थी। इस चीज को देखकर बम्प और गिंग दोनों पागल होने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो इस चीज से डरे या फिर उन्हें समझे। यहाँ हो क्या रहा था, तभी इन दोनों के सामने करण आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों डरने की वजह से बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह ऑफिस के लिफ्ट को छोड़कर सीढ़ियों के रास्ते से ऑफिस के बाहर भाग जाते हैं। उधर ऑफिस के अंदर दोनों बॉस टी और करण जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि वो सच में नहीं मरे थे। जिस चीज को बम्प और गिंग ने उनकी लाश समझा था, वो असल में सिर्फ उनके जैसे दिखने वाले रबड़ के पुतले थे। ये सब टी और करण का एक और बहुत ही बड़ा मजाक था। इसके बाद वो दोनों हंसते हुए लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं। लिफ्ट में उन्हें बम्प और गिंग भी खड़े हुए मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों उनसे माफी मांगते हुए ये कहते हैं कि सॉरी, आज कुछ ज्यादा ही हो गया, तुम लोग कुछ ज्यादा ही डर गए, लेकिन तुम्हें डराते हुए मजा बहुत आया। लेकिन बम्प और गिंग कुछ भी बोल नहीं रहे थे। अब हम देखते हैं कि इस वक्त घड़ी में रात के 3 बजे हैं। तभी टी के पास उस ऑफिस के गार्ड का फोन आता है, जो टी और करण दोनों को बताते हैं कि इस ऑफिस के 2 वर्कर बम्प और गिंग सीढ़ियों से गिरकर मर चुके हैं। उनकी लाश अभी एम्बुलेंस ले जा रही है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था कि जब बम्प और गिंग सीढ़ियों से भाग रहे थे तो वो दोनों का पैर फिसल गया, जिससे वो दोनों बहुत ऊपर से गिरे और उनकी मौत हो गई। यानी इतनी देर से जो लिफ्ट में करण और टी के साथ थे, वो दोनों बम्प और गिंग की आत्मा थी। ये बात करण और टी भी समझ चुके थे, जिसके बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है और बम्प और गिंग की आत्मा करण और टी को भी मार देती है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।